morning. Good morning, sir. Good morning, everyone online. Am I audible properly? Am I audible or not? Online? Yes, sir. ठीक है. Again, तुम्हें अनम्यूट करके कम्युनिकेट करना होगा. चैट बॉक्स में मत टाइप करना, वो मैं ज्यादा नहीं देख पाऊंगा. चलो अच्छी बात है. ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ आज ऑफलाइन क्लास में आई है. 13-14 स्टूडेंट्स हैं. ओके. क्या किया था लास्ट लेक्चर में हमने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया था. कैलकुलेशन ऑफ वर्क हो गया था. हमने ध्यान आ रहा है, राइट? वहां तक हो चुका था हमारा. ओके. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे हमने इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट तीनों डिफाइन किए थे. वी हैड नॉट डिफाइंड एंथैल्पी, राइट? एंथैल्पी भी देख लिया था. एंथैल्पी नहीं हुआ था. ठीक. कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ होमवर्क दिया था. सेक्शन सी दिया था शायद. बी भी दिया था. सेक्शन ए टू सेक्शन सी. चलो पहले डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. करेंगे, वो भी करेंगे. अभी आज थर्मोडायनामिक्स कंटिन्यू करते हैं. उसमें काफी कुछ डिस्कस हुआ था हमारा लास्ट टाइम. बस और ही करते हैं. यस. इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो तुम लोग? If you want, you can take this 2 chair. इसको जहां भी कुछ कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है, 2 चेयर्स हैं, जहां जैसा रखना है रख सकते हो. अपनी बेंच सेट कर सकते हो, राइट? चलो. अच्छा, डाउट डिस्कस कर रहे हैं हम पहले ना. पहले डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए. सॉल्व नहीं किया गया. करंट चैप्टर्स हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रखा करो. मतलब दूसरे चैप्टर्स जो हैं पुराने को तो करना ही है, बट करंट को छोड़ने से होगा ये. पुराना हम कर रहे थे, करंट छूटेगा, फिर कभी हम जब ये वाला चैप्टर करेंगे तो वो जो चल रहा है वो छूटेगा. तो बेटर है करंट चैप्टर्स का होमवर्क सबसे पहले करना है, फिर आगे बढ़ना. और बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं था. मतलब मुझे लगता है 30-35-40 मिनट्स बैठते इतना होमवर्क हो जाता. चलो सेक्शन ए. एनी डाउट? एंट्रोपी आने वाला है आगे. कहां पे यूज आया है? सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन. आउट ऑफ दिस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, बट धीरे धीरे समझ में आएगा. बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव, पीएच इज इंटेंसिव, ईएमएफ इज इंटेंसिव. ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैटरी का होता है, तो वो ऐसा नहीं साइज पर डिपेंड करता है. वो तो अभी के लिए तुम्हें से कितना ध्यान रखना है, वो इंटेंसिव है. कैसे इंटेंसिव है ये आगे पता लगेगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेक्शन है थर्ड क्वेश्चन. प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. चलो मैं वन बाय वन बता देता हूं कौन सा इसमें सॉरी इंटेंसिव बताना है, कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है. Whenever we have anything related to energy, that is intensive, extensive property. Energy, internal energy एक extensive property है. लिखा था लेक्चर नोट्स में. It is an extensive property in state function. तो जहां भी एनर्जी से रिलेटेड होगा एक्सटेंसिव हो जाएगा. फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, क्रिटिकल डेंसिटी इंटेंसिव, डेंसिटी इज इंटेंसिव. डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी. So extensive upon extensive is intensive. ऐसा होता है. Even you can write extensive into intensive is an extensive property. ध्यान रखना है ना.
डेंसिटी इस रूम में एयर का जो यहाँ पर डेंसिटी है वही डेंसिटी यहाँ पर होगा। एक्चुअली रिफ्लेक्शन आएगा बोर्ड पे, इसलिए बंद कर रखा। सफोकेशन जैसा हो रहा है कुछ, ये खोल देता हूं। फैन ऑन करना है, कर देता हूँ। ओके, सो डेंसिटी एक इंटेंसिव हो गया, विस्कोसिटी इंटेंसिव। काफी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं व्हेन इन नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स विल सी इन डिटेल कि हाँ ये इसका डेफिनेशन ऐसा है, तो हमें वहां भी पता लगेगा कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव के लिए मैं सिर्फ बता देता हूं कौन सा क्या है। विस्कोसिटी इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, मोलार हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटेंसिव, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटेंसिव, pH इंटेंसिव। क्लियर है? Next, any other doubt in section A? Question number 4. Which of the following is an intensive property? Temperature. Which of the following is an intensive पूछा है? All of this. Temperature intensive, viscosity intensive, surface tension intensive. तीनों ही intensive है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हमने 1 लीटर वाटर लिया है या 2 लीटर वाटर लिया है, क्या उसका surface tension चेंज होगा? Surface tension depends only on temperature. It denotes intermolecular force of attraction, right? So surface tension will not change with the amount, with the size. Intensive हो गया। Viscosity, viscosity पढ़ा है तुमने पहले कहीं? Viscosity होता है किसी भी फ्लूइड में जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसको अपोज होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टोन लिया, स्टोन को तुमने एयर में ड्रॉप, फर्स्ट केस। स्टोन को तुमने वाटर के अंदर ड्रॉप किया, किस केस में स्टोन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम होगा? तो वाटर उसको ज्यादा अपोज कर रहा है। वाटर इज मोर विस्कस देन एयर। वाटर लिया और हनी लिया, हनी में ड्रॉप किया, किसमें ज्यादा अपोज होगा? हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। समझ में आया? क्या हनी तुमने हाफ लीटर लिया है, 2 लीटर लिया है, 10 लीटर लिया है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? So it does not depend on size, volume, your intensity. Next, और कोई डाउट? ऑनलाइन एक भी बच्चे की आवाज नहीं आई है सेक्शन में, किसी का कोई डाउट नहीं था? सेक्शन बी, एक मिनट मुझे पहले ऑनलाइन पूछने दो किसी का डाउट। हाँ, सेक्शन ए में तो नहीं बोल रहे थे कुछ? एक मिनट रुक जाओ। सेक्शन बी, एनी डाउट ऑनलाइन? Am I audible or not? छह बच्चे हैं ऑनलाइन। तन्मय, श्रीनिवास, संस्कृति, is there any doubt? So 11th. ठीक है, तुम ऑनलाइन जो भी बच्चे हो रिस्पॉन्ड करो ना, राइट? मतलब डाउट नहीं भी है तो नो सर, यस सर कुछ बोलते रहो। 11 11 तो क्लास में किया था, मुझे सब ध्यान है। बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in the PP diagram. The net work done by the gas during the cycle is equal to, हमें इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बताना है। A to B, B to C, C to A is area enclosed in the cycle, area of triangle,
हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना दिख रहा है 2v1, हाइट कितना है 5p1, सो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया बेस which is 2 times of p1, ये हो गया हाइट which is 5 times of p1, work will be half of base into height। 5p1 v1 आ रहा है। अब साइन की बात होगी, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन होना चाहिए, बट इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू डिटरमाइन वर्क डन बाय द गेस। हमारा आंसर आ तो नेगेटिव रहा है -5p1 v1, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय द गेस, हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं ऑन द गेस। क्लियर है? किसका डाउट है ऑनलाइन? यस सर, क्लियर है। किसका डाउट था? सर संस्कृति। ठीक है, चलो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 अभी कवर नहीं हुआ है, आज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीजिंग अप लिक्विड इन अ सिस्टम। लिक्विड को फ्रीज कर रहे हैं, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, लिक्विड का या सॉलिड का? सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो सॉलिड बनता है। इतना क्या सोच रही है? आइस को गैस पे रख दे, क्या होगा? अरे सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, मतलब हम हीट दे रहे हैं तब लिक्विड बन रहा है। दैट मींस लिक्विड हैज मोर एनर्जी देन सॉलिड। इतना क्लियर? अब सॉलिड का एनर्जी कम, लिक्विड का ज्यादा। लिक्विड से जब सॉलिडिफाई कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो एनर्जी रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम से, और एनर्जी रिमूव करेंगे तो Q विल बी एनीथिंग टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, एनीथिंग गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। लिखा है साइन कन्वेंशन, तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेस देन 0, नेगेटिव, सी ऑप्शन। क्लियर है? फ्रीज करना मींस we need to remove heat from the liquid to convert it into solid phase. Next, section B, question number 8. In a laboratory, liquid in a thermally insulated container is stirred for 1 hour by a mechanical linkage to the surrounding for this process. क्या insulation word use कर रखा है? Insulation मतलब heat exchange is not allowed, तो Q equal to 0. The word insulation means insulation, insulator, heat exchange is not allowed. तो सबसे पहले तो हमें Q equal to 0 करना है। हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, स्टर से उसको रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे। वर्क इज, सिस्टम थोड़ी स्टर कर रहा है, हम स्टर कर रहे हैं ना उसे। वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी टू द सिस्टम। वर्क इज ग्रेटर देन, कौन सा ऑप्शन है? क्लियर है? 8 का 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, तुम्हें थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा फर्स्ट डे, और इसके कुछ 2 या 3 जो लेक्चर्स में दे वाला रिकॉर्डेड, तो तुम वो देख लो, मतलब जितना जल्दी हो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर थोड़ा सा समझ में आने लगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कवर होना बाकी है, आज होगा 10 क्वेश्चन। और कोई डाउट? 7th में एक्सपेक्ट कर रहा था, 7th किसी ने नहीं पूछा। अच्छी बात है। कितने बच्चों ने किया है सेक्शन सी का? हाथ खड़े करो। ऐसा मत करो, 4-5 बच्चे, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? करंट चैप्टर्स बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये थर्मोडायनेमिक्स से वैसे ही इजी चैप्टर नहीं, ये केमिस्ट्री का सबसे अच्छे चैप्टर में से है एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ, तुमने यदि अभी छोड़ दिया तो वो तो हमेशा के लिए ही छूट जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो सबसे अच्छे, या तुम ये तुम्हारे लैंग्वेज में बोलो तो टफ चैप्टर ये। और टफ चैप्टर तुमने जब क्लास में चल रहा है, जो बहुत टाइम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना में लेने वालों थर्मोडायनेमिक्स को लेकर,
4 वीक मिनिमम लेने वाला हूँ। तो जब इतना टाइम दे रहे हैं क्लास में, तुम घर पे भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो करते चलो, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। या पुराने चैप्टर्स करना है बट करंट चैप्टर के कॉस्ट पे नहीं। हमारा फर्स्ट वीक में तुम्हें कितना होमवर्क दिया था मैंने बताओ, कितने लेक्चर हो गए हैं आज? फोर्थ है या थर्ड लेक्चर का? फोर्थ लेक्चर, 3 लेक्चर, मतलब एक वीक कम से कम 8 से 10 दिन हुए। क्या 10 दिन में तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं कर पाए पूरा? और नहीं किया तो ठीक है, जितना हुआ ये चैप्टर क्यों छोड़ रहे हैं? कितने क्वेश्चंस होमवर्क में थे मैं बताता हूं तुम्हें, काउंट करके एग्जैक्टली 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 7, टोटल 24 क्वेश्चंस होमवर्क में थे। और 24 में से मुझे लगता है कि शायद 5 क्वेश्चन तो क्लास में कर लिए होंगे। तो तुम्हें 18-20 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 लेक्चर हो गए हैं, पूरे 10 दिन हो गए हैं, तुम नहीं कर रहे हो। करते चलो ना टाइम पे। और मैं होमवर्क नोटबुक लेकर आना है, मैं होमवर्क नोटबुक चेक करूंगा जितना होमवर्क दिया है, किया है नहीं किया है, क्लास में जो भी बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि 7 क्वेश्चन मतलब मुझे पता है कि मैं अभी दूंगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% बच्चे मुझसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन मुझे हर साल बताना ही होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, तो किसी का डाउट नहीं। सेक्शन सी, सेक्शन सी डाउट। In an isochoric process, the increase in internal energy is isochoric. Choric means constant volume. क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क हमारा हमेशा 0 होगा? P एक्सटर्नल dV, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क 0। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा E, वर्क 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। है कोई ऑप्शन ऐसा? क्या फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा कुछ दे रखा है? Increase in internal energy equal to heat absorbed. Got it? Based on first law of thermodynamics. Sixth question. A sample of liquid in a thermally insulated container. Again वही क्वेश्चन आ गया जो भी किया था। Thermally insulated Q0 is stirred by a motor taking liquid as a system. For this process, choose which one is appropriate. Heat exchange is not allowed. हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, और जब हीट एक्सचेंज 0 होगा तो W इक्वल टू डेल्टा E, Q को 0 कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये 0 है, ये पॉजिटिव, तो इसको तो पॉजिटिव होना ही है। फिर कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? कंप्लीट सेक्शन सी का कोई और डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में ही लेक्चर नोट्स में कराता हूं। लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग PV graph into VT graph. Convert the following pressure volume graph into volume temperature graph. Convert the following PV, ऐसा लिखना है, convert the following PV graph into VT graph. PV से VT, प्रेशर वॉल्यूम से वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ग्राफ को मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम बोर्ड पे देख के भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
pressure is given along y axis, volume is given along x axis. देखो जब भी एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है, डेफिनेटली ये जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ वगैरह दी होती है, दैट इज गिवन फॉर द केस आइडियल केस। क्या हमने आइडियल केस में ये इक्वेशन देखा है P इक्वल टू nRT? यस, इसका यूज करना है हमें मैक्सिमम। देखना, कॉपी मत करो, सिर्फ बोर्ड पे देखो। भी पहले A to B, सबसे पहले हम A से B पर जाते हैं। क्या when we are going from A to B, which thing remains constant? क्या कांस्टेंट है इस वर्टिकल लाइन? वॉल्यूम कांस्टेंट है। Just pause, you know, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको, कोई ऑनलाइन कुछ बोल रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ डाउट है ऑनलाइन? कुमुद, मानसी? नो सर। ठीक है, फिर से सुनो, हमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करना है। y एक्सिस पे वॉल्यूम, एक्सिस पे टेम्परेचर, यही दे रखा था ना उसमें। चलो ठीक, हम आते हैं A से B पर। A से B पर वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, क्लियर? सो एंड इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीजेस। हम ऐसा तो पॉसिबल है नहीं PV इक्वल टू nRT में हम इसे कांस्टेंट रख दें, इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे किसी को तो बढ़ना ही पड़ेगा ना इसे बढ़ाने के लिए। इज दैट ओके? सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो वॉल्यूम को तुम्हें कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को तुम्हें बढ़ाना है। कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, ये आ गया A पॉइंट, ये आ गया B पॉइंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इज दैट ओके? क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड B से C पर। B to C, what is the pressure into volume at point B? 2 into 1, कितना प्रोडक्ट है B पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का? C पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का कितना प्रोडक्ट है? 1 is the pressure, 2 is the volume, ये भी 2 आ रहा है। P1 V1 equal to P2 V2 आ रहा है, और P1 V1 equal to P2 V2 कब आता है? कौन सा प्रोसेस होता है ये? बॉयल्स लॉ याद आ रहा है? P1 V1 equal to P2 V2, constant temperature process. If temperature is constant means isothermal process हो गया। हमारा A से B था आइसोकोरिक, B से C है आइसोथर्मल। अब आते हैं C से, B से C आइसोथर्मल। मुझे बताओ आइसोथर्मल इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? B से C में, B to C डिक्रीज हो रहा है पक्का। वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम को क्या करना होगा तुम्हें? B से C में इंक्रीज करना होगा, वॉल्यूम ऊपर इंक्रीज होगा इस ग्राफ में, तो ये पॉइंट आ गया हमारा C। इज दैट ओके? अब आते हैं हम C से A पर। C2D, C2D क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, तो ये आइसोकोरिक हो गया। क्या C2D pressure decrease, pressure is decreasing from C2D? Yes. If pressure is decreasing, then temperature will decrease. Proportional, no? यहाँ पे तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, प्रेशर बढ़ाया था तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, if you are decreasing the temperature,
If you are decreasing the pressure, then temperature should decrease. टेम्परेचर को डिक्रीज करवा दो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सी से डी पर आ गए। डी से क्या, डी से ये इक्वेशन वैलिडेट चेक करो। 0.5 into 2 1 P1 V1 1 into 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस कांस्टेंट टेम्परेचर वर्टिकल लाइन। This is the graph conversion of PV to VT, प्रेशर वॉल्यूम से वॉल्यूम टेम्परेचर में कन्वर्ट किया गया है। तो मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया हमारा A to B, B to C, C to D, D to A। कॉपी कर लो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। The basic logic is PV equal to nRT. PV equal to nRT में if one thing is constant, how other things are changing. ये constant है, ये increase होगा तो ये भी increase होगा, ये decrease होगा तो ये भी decrease होगा। Let's say temperature constant है, pressure increase होगा तो volume decrease होगा। मतलब बस हमें PV equal to nRT लिखना है और आगे देख। ग्राफ पे बेस्ड जब भी कोई क्वेश्चन आता है, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, फ्रॉम एनी चैप्टर, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसमें फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर हमें सिर्फ एनालाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, अच्छा ये है तो ऐसा होगा। तो जितना ज्यादा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी उतना इजीली वो क्वेश्चन हम कर पाते हैं ग्राफ। और ग्राफ के क्वेश्चन जनरली मैक्सिमम बच्चे जो गलत करते हैं, छोड़ के आते हैं, वो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल में फिर भी मैं बताता हूं, चलो हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू nRT, इसमें ये दिया है, ये कैलकुलेट करना है, इजीली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हो गया कॉपी? ओके, तन्मय दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखा है? तन्मय शिरोरे? यस सर।
Enthalpy, it is a sum of internal energy and pressure volume energy. अब क्वेश्चन आता है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इट इज अ सम ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। जब सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, दे विल हैव सर्टेन प्रेशर, दे विल हैव सर्टेन वॉल्यूम। उस प्रेशर वॉल्यूम के कारण भी उनमें एनर्जी एसोसिएटेड होता है। इसके यूनिट्स बताता हूं। प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन इनटू मीटर। इसका यूनिट है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क, वर्क मतलब एनर्जी। तो इसके जो डायमेंशन है वो भी एनर्जी के ही आते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या एक सिस्टम में एक तो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के अपने मूवमेंट के कारण एसोसिएटेड, और एक एनर्जी जो उसके प्रेशर वॉल्यूम के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण एसोसिएटेड। तो टोटल एनर्जी कंटेंट, इट इज बेसिकली टोटल एनर्जी और टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अगेन एनर्जी है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन स्टेट फंक्शन। जितने भी एनर्जी के फॉर्म आएंगे, इनफॉल्टी एनर्जी का ही फॉर्म, तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। और एक एक्सटेंसिव फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। कोई डाउट यहां तक? हेलो भाभी। Srinivas, is that okay? Yes. Srinivas, am I audible or not? Yes, sir. Is that clear? इतना लिखो। For ideal case, जैसा हमने उसके लिए लिखा था इंटरनल एनर्जी के लिए, इट आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। या if delta T is 0, then delta H is also 0. That is for isothermal process. For process only, not for the chemical reaction. There is a difference in process and chemical reaction. Process में सिर्फ हम pressure volume change करते हैं, या pressure volume temperature. Chemical reaction में chemical bonding change हो जाती है। यहां तक दिखता है ना? तुम हो गया कॉपी? Yes, कुमुद पंडित yes, sir. कॉपी कर लिया है? Yes.
एक मिनट रुकना, ये यूनिट मैंने यहाँ पे थोड़े से गलत लिखे थे, दिस शुड बी जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पर यूनिट मास आएगा ग्राम केल्विन इसे चेंज कर लेना, मैंने पर यूनिट मास लिखा था ग्राम, ग्राम की जगह वो केल्विन आएगा। कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर एक बार। हीट कैपेसिटी किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से टेम्परेचर रेज करने में जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्लियर। लेट से हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम ले लेते हैं हम। इस सिस्टम का टेम्परेचर एज ऑफ नाउ है 25 डिग्री सेल्सियस एंड इफ यू वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, हम इसे 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहते हैं या 298 केल्विन से 299 केल्विन तक ले जाना चाहते हैं। The total heat required to change the temperature by 1 degree for the whole system. Yeah, let's say हमने 100 जूल ऑफ हीट सप्लाई की, उसमें 3 केल्विन का चेंज हो गया है, तो हीट कैपेसिटी क्या हो गई 100 जूल अपॉन 3 केल्विन। 1 केल्विन से रेज करने के लिए कितना हीट लग गया 100 by 3 33.33 जूल। So amount of energy required to raise the temperature by 1 degree। टेम्परेचर चेंज हुआ 10 डिग्री से, तुमने हीट सप्लाई की 5000 जूल्स, 5000 by 10 500 जूल पर यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। क्या इतना समझ में आता है हमें फर्स्ट केस? क्या सेकंड और फर्स्ट में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड ऐड हो गया है, मतलब हमें सेम डेफिनेशन एज इट इज लास्ट में पर यूनिट मास करना है। इसका मास था जस्ट फॉर एग्जांपल 50 ग्राम, 50 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर
टेम्परेचर रेज करने में हमें लग रहा था लेट्स से 200 जूल्स ऑफ एनर्जी, 200 joules of energy is required to raise the temperature of a system with its mass 50 gram. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 200 जूल को 50 से डिवाइड कर देंगे, 1 ग्राम का मास, 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट रिक्वायर्ड। इट इज द हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। तो हीट कैपेसिटी मैंने वापस से पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा है, इट इज द हीट कैपेसिटी, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा कवर हो गया। आया समझ में? तो अब हमें 1 यूनिट मास से निकालना है, 200 को किससे डिवाइड करोगे 50 से, कितना आंसर आएगा 4 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर यूनिट ग्राम। इज दैट ओके? इसका यूनिट्स में सिर्फ अपॉन में मास आ जाएगा, फॉर्मूले में एम आ जाएगा, इसे कैपिटल सी और इसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं वो मैटर नहीं करता है, जब तुम यूनिट्स देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये दिया है या फिर ये। क्लियर? क्या लगता है मोलार हीट कैपेसिटी क्या होगा? स्पेसिफिक में मास से डिवाइड किया था, मोलार में किससे डिवाइड करोगे? मोल्स। इट इज अ हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the temperature of a system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin per unit moles of the system. Is that okay? Mansi Manat, is that okay? Mansi, can you hear me? मानसी, यश चतुर्वेदी, साक्षी, Yes, sir. Yes, sir. क्या नाम बताया? यश। यूनिट्स क्या होंगे इसके? हीट जूल, एम मोल, टेम्परेचर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन और जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस बोथ आर सेम, इसलिए इसे केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में ले लिया जाता है। चेंज रिमेन्स।
स्पेशली फॉर गैसेस वी कैन हैव, वैसे तो हम मोलार हीट कैपेसिटी बहुत डिफरेंट वेज में, इनफाइनाइट वेज में डिफाइन कर सकते हैं, but there are two standard ways in which we can define molar heat capacity for gases. क्या? पहला molar heat capacity at constant volume. Constant volume पे हम इसे CV लिख देते हैं. V stands for constant volume. So molar heat capacity of gases at constant volume. जो ये एक मिनट बोर्ड पे देखना, whatever the definition that we had seen for molar heat capacity, that definition remains same, 1 by n q by delta T. The only difference is we need to consider heat exchange at constant volume group. 1 by n q by delta T, हमें सिर्फ हीट एक्सचेंज को कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेना है। क्या हीट एक्सचेंज एक पाथ फंक्शन होता है? दो ही पाथ फंक्शन देखे हमने, कौन कौन से? वर्क एंड हीट, बाकी तो सारे स्टेट फंक्शन है। सो वर्क एंड हीट एंड रिलेटेड टू हीट मींस हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, ये सारे पाथ फंक्शन है। हीट को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पाथ के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी थर्ड पाथ के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पाथ। या तो यहां पर जब हमें मेंशन किया है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए। इज दैट ओके? कोई डाउट इसमें? CV equal to 1 by n heat exchange at constant volume upon delta T. In differential form you can write dq by dt, small heat exchange upon small change in temperature at constant volume. क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आया? एक मिनट बोर्ड पे देखो, कॉपी मत करो। मतलब मुझे मेनली ये पूरा हेडिंग मैंने लिया है। इन I just wanted to explain molar heat capacity at constant volume and at constant pressure. ये मुझे दोनों डिटेल में बताना है, तो काफी ज्यादा एप्लीकेशन है इनका थर्मोडायनेमिक्स। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज क्या होता है। चलो हम FLOT से जाते हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे पहले इतना लिखो, QV इक्वल टू NCV डेल्टा T। FLOT फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है? Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा E। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ। कुछ निकालते हैं, इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां तक तो दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। FLOT Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा E। चलो मुझे बताओ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम Q को लिख सकते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV? कैन वी राइट वर्क एज 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम? क्यों 0 होगा वर्क? माइनस P एक्सटर्नल dV, dV 0, वर्क 0। कोई डाउट इसमें? कैन वी से दैट first according to first of thermodynamics Q equal to QV, work done is 0, delta E। इसका मतलब हीट एक्सचेंज कितना आ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर? डेल्टा E आ रहा है। हमने हीट एक्सचेंज को क्या लिखा था अभी? QV इक्वल टू NCV डेल्टा T। क्या हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू NCV डेल्टा T? हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए फॉर्मूला आ गया NCV डेल्टा T। समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से सुन लेना। मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV हुआ 1 by n Q by delta T। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी, सिर्फ हीट एक्सचेंज को कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखना है। क्लियर? और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है वर्क 0 कांस्टेंट वॉल्यूम पर, QV इक्वल टू डेल्टा E। तो ये डेल्टा E हो जाता है, डेल्टा E NCV डेल्टा T। कर लो।
यहां से फाइनली जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है डेल्टा ई इक्वल टू एनसीवी डेल्टा। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा ई इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, दिस इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इट कैन बी वैलिड एट एनी कंडीशन, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, एनी कंडीशन। पक्का? हमने तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम लेके सब कुछ डिराइव किया है। Constant volume. हमने जो डेरिवेशन किया है वो कांस्टेंट वॉल्यूम एज्यूम करके किया है, तब डेल्टा ई इतना आ रहा है, बट नाउ आई एम सेइंग दिस इज वैलिड वेदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, ये हमेशा ही वैलिड। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों होगा? पता है, डेल्टा ई इक्वल टू हीट एक्सचेंज ये सिर्फ वैलिड है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, बट डेल्टा ई इक्वल टू एनसी डेल्टा टी ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड है, बट ये सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैलिड होगा। हीट एक्सचेंज एक पाथ फंक्शन है, यदि तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट ना रख के किसी दूसरे पाथ को फॉलो किया तो ये चेंज हो जाएगा, बट ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ये दोनों सेम नहीं आएंगे। एक बार हमने क्या किया समझना, वी आर गोइंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तुम इस पाथ के थ्रू गए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तुमने, और तुमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया, वो आया एनसीवी डेल्टा। keeping same initial and final position, keeping same initial temperature and final temperature, keeping same value of delta T, अब तुमने पाथ को चेंज कर दिया, बट इनिशियल फाइनल तो अभी भी सेम। क्या इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है? पाथ फंक्शन दो है, वर्क एंड हीट, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब तुम किस पाथ को फॉलो कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि इनिशियल और फाइनल पाथ सेम है तो इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा। यदि इनिशियल और फाइनल पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अभी हम फोर्थ फ्लोर पर, हम ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे डायरेक्ट आए, फर्स्ट केस मैं ग्राउंड से सेकंड पे आया, सेकंड से फिफ्थ पे गया, फिफ्थ से फोर्थ पे आया, मेरा दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा या डिफरेंट? पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, क्या मेरे ग्राउंड लेवल से हाइट सेम है एट द एंड? मैंने किसी भी पाथ को फॉलो किया, चाहे मैं लिफ्ट से आया हूं, चाहे मैं स्टेयर से आया हूं, चाहे मैं फिफ्थ फ्लोर पे गया, फिर सेकंड पे आया, फिर फोर्थ पे आया, क्या हर केस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच सेम होगा? होगा ना एमजीएच, मेरा हाइट तो उतना ही है, मैं खड़ा तो इसी स्टेज पे हूं, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली मैं ग्राउंड पे था, अभी मैं इस यहां पे खड़ा हूं फोर्थ फ्लोर पर, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। क्या मेरा पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड कर रहा है मैंने किस पाथ को फॉलो किया? अब मैंने क्या किया, जब मैं ग्राउंड से फोर्थ पे डायरेक्ट आ गया, मैंने अपना पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, ये वो आया एनसीवी डेल्टा टी नेट। अब मैं बोल रहा हूं मैं किसी भी पाथ को फॉलो करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। Is that okay? So whether you are following constant volume path or any path in which volume is not constant, internal energy remains same। यदि हमने initial और final position को fix किया है तो वो इतना ही रहेगा। Clear? Is there any doubt online? No, sir. तुमने नाम क्या बताया था? समीक्षा वाल। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो इनफ है आज के लिए, बट ट्राई करो नेक्स्ट लेक्चर के पहले इसके जो, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अच्छा चैप्टर है, तो जो 2-3 लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स वो देख लो, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें वो शेयर करूंगा। चलें सेकंड केस पर हम। डी मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी लिख देंगे, हीट एक्सचेंज को क्यूपी। मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय सीपी। जैसे आप पहले कांस्टेंट वॉल्यूम था, अब कांस्टेंट प्रेशर होगा। चलो हमें डिटरमाइन करना है क्यूपी क्या होगा, राइट? मुझे बताओ डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। क्या ऐसा लिखा है हमने?
delta H equal to delta E plus delta PV in the definition of enthalpy. चलो फर्स्ट लॉ से हम थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं इसे. डेल्टा E को क्या लिख सकते हैं हम फर्स्ट लॉ से? Q plus can we say that internal exchange is heat exchange plus work done from first law of thermodynamics. ये हमने डेल्टा E को रिप्लेस कर दिया. बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना है. Q को QP लिख दो एट कांस्टेंट प्रेशर. इफ यू आर टेकिंग कांस्टेंट प्रेशर Q को QP लिख दिया. वर्क डन को क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर? क्या वर्क डन माइनस P डेल्टा V होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. चलो पूरा डिटेल में लिखता हूं. Q minus P external dV plus delta PV at constant pressure. अब प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं हम. तो Q आ जाएगा QP के इक्वल. वर्क आ जाएगा P external P internal both are same and they are constant, तो इसे हम P लिख देंगे. और dV का इंटीग्रेशन डेल्टा V. और डेल्टा PV को क्या लिख सकते हैं हम? P constant take out of delta P delta V. क्या इतना समझ में आता है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज QP. वर्क डन ये कांस्टेंट बाहर आ गया. dV का इंटीग्रेशन डेल्टा V. ये P बाहर आ गया P डेल्टा V. रिप्लेस कर दो. डेल्टा H इक्वल टू Q को QP लिखा माइनस P डेल्टा V. इसे प्लस P डेल्टा V. क्या आ रहा है? ये कैंसिल हो रहा है क्या? So can we say that heat exchange at constant pressure is delta H? Heat exchange at constant volume कितना आया था? QV कितना आया था? डेल्टा चेक करो जल्दी से. लास्ट केस E और QP कितना आ रहा है? तो QV डेल्टा E और QP डेल्टा H. क्या हमने डेल्टा H को ऐसा भी लिखा था? वन ऑफ द डेफिनेशन इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम. लिखा था ना. So enthalpy changes heat content of a system at constant pressure. चलो QP का वैल्यू कितना है? Can we write NCP delta T as delta H? कर लो. हेडिंग यहां से स्टार्ट करना है तुम्हें. B मोलर हीट कैपेसिटी ये कॉपी करना है. फिर ये ऊपर वाला कॉपी. यस yes exactly. Delta H is equal to NCP delta T. It is valid for all the cases whether pressure is constant or not. हर केस के लिए वैलिड है. तुम क्या करना ब्रेक में किसी से लेक्चर नोट्स लेना. ये फ्रेश नोटबुक है ना. तो केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग, इसे अलग अलग. बायो में तो तुम्हें बुक बाइंडिंग करानी पड़ेगी सब. तो इसमें ये चैप्टर के लेक्चर नोट्स लिख लेना. क्या और नहीं लिख पा तो पिक्चर्स ले लेना या फोटोकॉपी कर लेना ताकि आज
note delta E equal to NCP delta T and delta H equal to NCP delta T is valid. First point, valid for process only, not for chemical reactions. ये सिर्फ प्रोसेस के लिए वैलिड है, केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं। Second, if delta T 0, then delta H and delta E both will be 0 again for a process. ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में हम ये यूज नहीं करते हैं। दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ इनमें चेंजेस हुए। थर्ड पॉइंट, delta H and Cp delta T and delta E and Cv delta T are valid at any condition. Any condition means चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो और ना हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो और ना हो, at any condition. वेदर किसका नहीं है? हाँ, एक वेदर होता है वो वाला और एक होता है ये वेदर। वेदर P and V are constant or not. हो गया कॉपी नोट तीनों? Next heading, relation between Cp and Cv. Relation between Cp and Cv. डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, ये रिलेशन हमने देखा है। क्या डेल्टा H और डेल्टा E को तुम Cp या Cv के टर्म्स में लिख सकते हो? और आइडियल गैस के लिए क्या हम PV को भी nRT लिख सकते हैं? PV इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। क्लियर? चलो ट्राई करो, ये हिंट है। Cp और Cv में तुम रिलेशन डिराइव करके बताओ। बस एक छोटा एक ही स्टेप है, इसके बाद कुछ ज्यादा है नहीं। ट्राई करो। यस, बता दो।
रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन सीपी एंड सी। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस का एक वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत बड़ा मतलब ऑनलाइन में 90 मिनट्स में हम बैठते तो ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, मतलब मुझे भी वो लगता है कि 90 मिनट्स पढ़ा दिया तो मतलब ज्यादा हो गया, क्योंकि इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है। ऑफलाइन क्लासेस में तुम यदि पूरी ऑफलाइन हो जाएगी तो तुम फील करना डेढ़ क्या मतलब 3 घंटे की भी क्लास हो जाएगी ना पता नहीं लगता है। कुछ ना कुछ हंसी मजाक वगैरह भी चलता रहता है, कभी क्या तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ज्यादा मजा भी आता है। तो 2021 एटलीस्ट 12 पूरा हमारा ऑफलाइन ही हो अच्छे से। बस तुम्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी फर्स्ट 2-3 मंथ सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे जितना सीन दिख रहा है हो सकता है 2 से 3 महीनों में वैक्सीनेशन भी काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, और वैक्सीनेशन होगा धीरे धीरे, कोविड कम हो ही रहा है, शायद पूरा खत्म हो जाए। तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो जिससे मतलब कोविड होके पास हुआ है? किसी भी नहीं हुआ, ठीक है। वैसे काफी तो लोगों को तो ऐसा भी हुआ है कि हो गया होगा, पता नहीं चला होगा। मतलब जिस एज में तुम हो उस एज में तो मतलब बहुत उसके ऑलमोस्ट 1-2% ज्यादा सिम्टम्स बेसिकली नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट में यदि हम कराएंगे तो बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडी मतलब मिल जाएगी, तब कहीं ना कहीं होंगे वो पास हो। अच्छी बात है, मतलब हमें पता नहीं चला हो भी गया, खत्म हो गया। चलो डेल्टा एच को हमने लिखा एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा ई को क्या लिखेंगे? और पी को क्या लिखोगे? एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। एन और आर को बाहर ले लो, डेल्टा टी। क्या एन डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है? सीपी क्या आ गया? Is that okay? Cp minus Cv equal to R. NCP delta T, NCP delta T, NRT, आइडियल गैस के, और ये गैस के लिए डिफाइन होता है ना CpCv, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Pv equal to NRT यूज कर ही पाएंगे हम। We have one term called Poisson's ratio, gamma, which is Cp upon Cv. ऐसे कुछ डिफाइन किया गया है इसे, Cp equal to gamma Cv। क्या तुम इन दोनों रिलेशन का यूज करके Cp और Cv R और गामा के टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हो? Question is, this is one of the terms which is defined in this manner, Cp upon Cv. So we can write Cp equal to gamma into Cv. Can we use this two relation 1 and 2, to derive Cp equal to something and Cv equal to something in terms of 1 and gamma? Question is clear? Correct. क्या हो गया हर्षल, राइट? क्या हुआ?
Cp equal to gamma upon gamma minus 1 r, Cv equal to r upon gamma minus 1 आया है। सिंपल है, Cp को यहाँ पे रख दो, गामा इंटू Cv, Cv को कॉमन ले लो, आया नहीं आया पूरा डिराइव करना है। देखो चलो, put Cp equal to here, Cp minus Cv equal to gamma, sorry r, Cp is Cv into gamma minus Cv equal to r, Cv को कॉमन ले लो, गामा माइनस 1 इक्वल टू r, डिवाइड करो, Cv इक्वल टू r अपॉन गामा माइनस। क्या इतना क्लियर है अभी? पुट दिस Cp इक्वल टू गामा Cv हियर, Cv को कॉमन ले लिया, गामा माइनस 1 बचा उसे डिवाइड कर दिया, और फिर Cp चाहिए तो Cp है गामा इनटू Cv, और Cv का वैल्यू आया है r अपॉन गामा माइनस 1। ये दोनों रिलेशन ठीक है। क्या Cp को मैं गामा Cv यहां पे रख सकता हूं? तो गामा Cv यहां पे रख दिया, ये Cv एज इट इज, ये r एज इट इज, Cv को कॉमन ले लो, गामा माइनस 1 बचा उसको डिवाइड कर दिया, गामा माइनस 1 बचा उसे डिवाइड किया, Cv आ गया। अब Cp चाहिए, गामा इंटू Cv, Cv का वैल्यू यहां पे रख दिया वापस। कितना टाइम बचा है? जल्दी से कॉपी करो, क्योंकि तुम्हारा सेकंड लेक्चर भी आज सिर्फ 15 मिनट्स के ब्रेक नहीं है। फाइव मिनट्स। और जो क्लास में भी आ रहे हैं थोड़ा टाइम पे आओ, आज काफी बच्चे मतलब 10 मिनट 15 मिनट लेट आ रहे हैं, तो टाइम पे स्टार्ट होगा, हमें टाइम बीच में गैप ज्यादा नहीं है ना, तो मैं एक्सटेंड वगैरह कुछ नहीं कर सकता। टाइम पे ज्वाइन करो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो जिसका लेक्चर एक्सटेंड हो गया था 9:20 और 10 में कितना डिफरेंस था? 9:45 को नहीं था, 10 o'clock पे था, इसलिए 1 घंटे का गैप रखा गया है बीच। कहाँ मुंबई से आ रहे हैं क्या? नासिक में एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर मतलब 15 से 20 तुम कहीं से कहीं जा सकते हो। कहाँ से आती? और कितना टाइम लगा? मैं वही रह चुका हूँ 2 साल 2.5 साल, हरी स्मृति में, अशोका मार्ग से भी जो थोड़ा आगे है, और किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम 15-20 मिनट्स मतलब मोर देन इनफ। चलो ठीक है। वैसे ये भी थोड़ा सा देखा जाएगा कि तुम्हारा वेन, काफी बच्चे वेन से भी आते हैं, तो वेन का टाइमिंग भी ऐसा ना हो मिस हो जाए, तो वो टाइमिंग से तो क्लास खत्म की जाएगी। कुछ और टाइमिंग तो फिर सारे ऑफलाइन होगी, तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये टेबल बनाना है, मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक, बोर्ड पे देखो एक बार। मोनोटोमिक गैस, नियोन, हीलियम मोनोटोमिक गैस हो गए। डायटोमिक गैस और लीनियर पॉलीएटोमिक गैस, डायटोमिक N2O2, ये डायटोमिक हो गए। पॉलीएटोमिक मतलब CO2 3 एटम्स है, पॉलीएटोमिक मोर देन 2 एटम्स, और बट लीनियर होना चाहिए। क्लियर? नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक गैस अमोनिया, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं सबके। अमोनिया एग्जांपल हो गया इसका, N2O2, CO2, हीलियम, नियोन। इसका Cv 3/2r। क्या Cp को मैं Cv प्लस r, मैं पहले Cp लिख देता हूं सबके, 3/2r, 5/2r, 3r। क्या Cp डिटरमाइन करने के लिए हमें Cv प्लस r करना होता है? किया है Cp minus Cv equal to r, this minus this equal to r, can we say that Cv plus r equal to Cp? इसमें r ऐड करो कितना आएगा? 3/2, 1.5r plus r, 2.5r, 2.5 plus 1, 3r plus r,
मतलब तुम्हें सिर्फ ये मेमोराइज करना है 3/2 5/2 एंड 3r इसमें प्लस r प्लस r प्लस r गामा क्या होता है cp अपॉन this by this by this is that okay सिर्फ इतना वैल्यू याद रह जाएगा तो पूरा टेबल याद रह जाएगा हमने रिलेशन डिराइव किए कॉपी करो होमवर्क में आज मैं बहुत ज्यादा अगेन कुछ नहीं दे रहा हूं तुम पहले केमिकल इक्विलिब्रियम और इसका जो पेंडिंग होमवर्क है वो खत्म कर दो नेक्स्ट लेक्चर के बाद इसका बहुत सारा होमवर्क एक साथ होगा और वो कल ही लेक्चर है हमारा नेक्स्ट कब है कल है परसों कब है और हो सकता है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूं और जब एक्स्ट्रा क्लास लूं तो फिर इवनिंग में लूंगा मॉर्निंग स्लॉट हमारे सारे मतलब बिजी है तो जब भी होगा थर्सडे को क्लास में जब भी बैठे हो हैंड सैनिटाइज करते रहो वॉश करते रहो और ट्राई करो नोज और फेस पर अपने हैंड डायरेक्ट मत लगाओ कभी बोलो टेस्ट कब है संडे को टेस्ट है उसमें लास्ट टाइम क्या हुआ था फुल आया था राइट तो इस बार लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स बस ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स जहां तक होगा वहां तक आएगा और केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा मेजर हाँ वो भी आएगा ऑर्गेनिक भी आएगा जितना भी हुआ है ऑर्गेनिक जितना भी हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे इनऑर्गेनिक नहीं बोलो ऑर्गेनिक बोलो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आएगा एसटीजे सर आ चुके हैं वो तुम्हें बता देंगे सिलेबस क्या होगा वो तुम्हें सेंटर पे मिल जाएंगे 12 बजे चलो ऑनलाइन कॉपी किया है सभी ने Yes, Yes, sir. दस बच्चे 12 बजे तक हो 12 बच्चे हो गए थे 6 बच्चे हैं अभी ऑनलाइन में ऐसा भी होता है कभी कभी तुम्हें लगता है कि ठीक है बस बहुत हो गया आप बंद करो और सोते हैं हाँ क्लास के स्टार्टिंग में काफी बार ये होता है कि 28-29 बच्चे एंड होते हैं 20 बच्चे बचते हैं तो किसी से पूछो कि कहाँ चले गए थे नेटवर्क इशू मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकते अब क्या बोले श्रीनिवास कुमुद हो गया है डन Yes, एंड sir. कर दूं मैं Okay, Yes, sir. sir.